Okay, so hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically, it's our lecture 12 of our course Number Theory, in which I am providing you proper notes, question practice, so that कि आप IIT exam, CSIR NET, GATE जैसे एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें. Basically, my name is Ayush Gupta. I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start today's lecture. See, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज आयलर्स फाइव फंक्शन, results based upon the Eilers-5 function, and we will also see the CSIR net PYQs of Eilers-5 functions. Okay, so right on the first heading, that is Eilers-5 function. Eilers-5 function. Okay, so इसमें लिखिए basically a function phi जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रेंज भी या फिर कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही होता है. सो अ फंक्शन phi from set of natural numbers to set of natural numbers defined by phi of n is equals to the cardinality of a set जिसमें ऐसे x आते हैं set of natural numbers से such that कि हमारे पास जो x है वो हमेशा इक्वल और ग्रेटर देन होना चाहिए 1 के एंड इक्वल और लेस देन होना चाहिए n के. और ये n कहाँ से आएगा? ये n यहाँ से लिखा जा रहा है. एंड इसमें एक कंडीशन और होगी हमारे पास कि द GCD ऑफ x, n इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज. अगर हम इस सेट की कार्डिनैलिटी निकालते हैं तो वो कार्डिनैलिटी ही हमारे पास एक्चुअली में फाई n की वैल्यू होती है. बेसिकली ये जो मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ इसका मतलब है कि कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट. Cardinality of the set, and basically cardinality means it is the number of elements exist in the set. Okay, so basically this phi n is called Euler's phi function. For example, let's suppose कि अगर मैंने यहाँ पे कहा कि हमें phi 1 की वैल्यू निकालनी है. सो phi 1 को अगर हम अपने ऊपर वाले डेफिनेशन में रखें तो ये हो जाएगा मेरे पास कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट जिसमें ऐसे x आएंगे बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट कि x हमेशा इक्वल और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड इक्वल और ग्रेटर देन n, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा इक्वल और लेस देन 1. एंड द GCD ऑफ x, 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x की कौन कौन सी वैल्यूज हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में ले सकते हैं जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल लेस देन 1, इसको सेटिस्फाई करता है. एंड GCD ऑफ 1, 1 इज आल्सो 1. सो आई कैन राइट सेट 1 हियर. लेट्स सपोज कि अगर मैंने 2 लिया तो डेफिनेटली 2 इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा एंड इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. बेसिकली अगर मैं देखूँ इसको सेटिस्फाई कर सकता है 2, उनकी GCD 1 आएगी, बट क्योंकि ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस वजह से हम 2 को कंसीडर नहीं करेंगे. सो सिमिलरली और सब एलिमेंट्स भी सेम होंगे. सो कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट इज बेसिकली 1. सो phi ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई. सेकंड एग्जांपल, सपोज कि अगर मैंने कहा कि phi ऑफ 2 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इट बिकम्स द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट जिसमें ऐसे x आ रहे हैं belongs to set of natural numbers such that कि x always equal or greater than 1 and equal or less than 2. तो x की वैल्यू मैं 1 और 2 के बीच में ही ले सकता हूँ. एंड द GCD ऑफ x, 2 should be equals to 1. ओके, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं. अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देखूँ तो x के ऊपर जो लिमिटेशन लगी है तो मैं x की वैल्यू या तो 1 ले सकता हूँ या तो 2 ले सकता हूँ. नाउ सी कि हमारे पास x कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है. अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 ली तो GCD ऑफ 1, 2 इज ऑलवेज 1. यस, आई कैन टेक 1. बट अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 2 भी ले ली तो क्या इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? बेसिकली GCD ऑफ 2, 2 इज 2, इट इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो मैं 2 को कंसीडर नहीं कर सकता. तो यहाँ पे हमारे पास कार्डिनैलिटी आ गई अगेन 1.
सी 5 of 2 is equals to 1. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, सपोज कि अगर मैंने कहा 5 of 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट जिसमें ऐसे एक्स आएंगे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि एक्स हमेशा इक्वल ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड इक्वल लेस देन 3, एंड द जीसीडी ऑफ x, 3 इज इक्वल्स टू 1. सो इन दिस केस, इस कंडीशन से हम x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं कि x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं. सो आई कैन टेक 1, 2 एंड 3. नाउ अब अगर मैं इसमें देखूं तो क्या 1 मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? यस, जीसीडी ऑफ 1, 3 इज 1, सो इट इज सेटिस्फाइड. अगर मैं 2 रखता हूं सो क्या 2 सेटिस्फाई करेगा? सो जीसीडी ऑफ 2, 3 it is 1. Yes, it is also true. But 3, 3 is not true. So its cardinality is 2. So 5 of 3 हमारे पास आ जाता है, it is 2. Similarly अगर मैं बात करूं तो 5, 4 ये हम कैसे निकालेंगे? तो 5, 4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं ऊपर के एग्जाम्पल से देखूं तो हम 1 से लेकर के 4 तक के एलिमेंट्स को देखेंगे. क्या 1 जीसीडी ऑफ 1, 4 को 1 देगा? यस. क्या 2 सेटिस्फाई करेगा? नहीं. जीसीडी ऑफ 2, 4 हमारे पास 2 हो जाएगा. यस. 3 सेटिस्फाई कर देगा. 3, 4 की जीसीडी 1 हो जाएगी. तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं जो कि हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी. सो 5, 4 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई. सिमिलरली अगर मैं 5, 5 की बात करता हूँ तो 5, 5 में 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यूज को हमें चेक करना है. तो 1 एंड 5 की जीसीडी 1 आती है, 1 सेटिस्फाइड. 2 एंड 5 की जीसीडी भी 1 आती है, 2 सेटिस्फाइड. 3 एंड 5 की जीसीडी भी हमारे पास 1 आ जाएगी. 4 एंड 5 की जीसीडी 1 आ जाएगी. सो इट्स बेसिकली 5, 5 इज इक्वल्स टू 4. कार्डिनलिटी इज 4 हियर. अगर मैं 5, 6 की बात करता हूँ तो हमें बार बार उस फॉर्मेट को लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं अगर हम 1 से चेक करें तो. सो हमें क्या चेक करना है? जीसीडी ऑफ x, 6 हमारे पास 1 आनी चाहिए. तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, satisfied. 2 लेता हूँ, it is not satisfied. 3 is not satisfied. 4 is also not satisfied. 5 is satisfied. So GCD of 6, 5 is also 1. So cardinality of this set is 2. So 5, 6 हमारे पास 2 आ गया. So in the same way we can calculate our problems. But मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, लेट्स सपोज कि अगर मैंने कहा कि 5 of 42 बताइए क्या होगा, या फिर 5 of 100 क्या होगा, या फिर 5 of 1000 क्या होगा, तब हम इतने बड़े नंबर्स के लिए तो एक एक नंबर को कैलकुलेशन करने बैठेंगे नहीं. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इनके रिजल्ट्स. ओके, सो राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, रिजल्ट्स ऑफ Euler's phi function. Results of Euler's phi function. Basically, to solve bigger problems, we will use these results. So result number 1 is, right on the result number 1. तो ये कहता है कि अगर हमारे पास phi के अंदर कोई प्राइम नंबर की पावर आ जाए, यानी कि p की पावर k, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं p की पावर k माइनस p पावर k माइनस 1, where p is any prime number. p is a prime number. तो इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैंने कहा कि 5, 5 जो कि हमने ऊपर निकाला था, तो बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, सो वी कैन राइट 5 की पावर 1. सो इट कैन बी रिटन एज 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1. सो इट बिकम्स 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0. सो इट इज 5 माइनस 1, इट इज 4. नाउ लेट्स सी, हमारे पास 5, 5 की वैल्यू 4 ही आ रही थी. सो इट इज ट्रू. सो रिजल्ट नंबर 2, राइट ऑन द रिजल्ट नंबर 2. इसमें देखिए कि अगर हमारे पास 5 के अंदर कोई नंबर गिवन है और वो प्रोडक्ट में, लाइक m इंटू n, सो वी कैन राइट 5m इंटू 5n if the GCD of m, n is equals to 1. अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैंने कहा कि 5, 6 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 5, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 5, 6 कैन बी रिटन एज 5, 2 multiplied by 3, and we know that the GCD of 2, 3 is 1. So from here I can write 5, 2
into phi 3 and phi 2 को अगर मैं देखूं, so phi 2 is also a prime number, so I can write 2 की power 1. 3 is also prime, so 3 power 1, so I can write here 2 power 1 minus 2 power 0 multiplied by 3 power 1 minus 3 power 0, so it is 2 minus 1 multiplied by 3 minus 1, so it is 1 multiplied by 2. so यहाँ से 5 6 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, और अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 6 की वैल्यू 2 आ रही थी. So this result is also true. Now write down the result number 3. इसमें लिखिए the third result is basically if n is greater than 2, अगर जो n है मैंने उसकी वैल्यू greater than 2 ले ली, then phi n is always even. phi n हमेशा हमें even नंबर ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ऊपर के एग्जाम्पल से आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, जैसे हमने phi 3 निकाला, इट इज ग्रेटर देन 2, सो phi 3 की वैल्यू हमें 2 मिली, इट इज इवन नंबर. phi 4 भी हमें एक इवन नंबर मिल रहा है, इट इज 2. phi 5 इज ऑल्सो इवन नंबर. phi 6 इज ऑल्सो इवन नंबर. तो जब कभी भी हम phi n निकालते हैं और वहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए, तो उस केस में हमेशा हमें phi n इवन नंबर ही मिलता है. तो इससे हम काफी ज्यादा यूज हम करते हैं अपने ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि phi n is equals to 3. So phi n is equals to 3 is not possible. Is not possible. Phi n is equals to 3 is not possible. Why it is not possible? Because हमने, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं जो हमने सॉल्व किया था ऊपर, phi 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, phi 2 की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, एंड आफ्टर दैट जब हम n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेंगे तो phi n जो भी आएगा वो एक इवन नंबर होगा. तो phi n इज इक्वल टू 3 पॉसिबल ही नहीं है. 1 के लिए हमें 1 मिलेगा, 2 के लिए 1 मिलेगा, उसके बाद हमेशा हमें इवन नंबर मिलेगा, एंड 3 इज अ ऑड नंबर. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई हम इसको डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कह दिया गया कि phi n इज इक्वल्स टू 5 या फिर phi n इज इक्वल्स टू 11, सो दीज आर नॉट पॉसिबल. ये हम देख के ही कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई कंडीशंस होगी ही नहीं. This is the basically this is the property number 3. Okay, so write down the property number 4. इसमें लिखिए कि जो हमारे पास 5n होता है, phi n Euler's phi function is neither 1 1 nor onto. बेसिकली ये हमारे पास 1 1 और 2 होता ही नहीं. ऐसा क्यों? तो इसको समझते हैं. लेट्स सपोज कि अगर हमने यहाँ पे इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया और यहाँ पे भी हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बनाया और इसमें हमने एक फंक्शन ले लिया phi को ऑपरेट करा दिया. तो ये नंबर्स कैसे स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोज. तो हमें मालूम है जब हम इनपुट 1 डालते हैं तो हमें आउटपुट भी 1 मिलता है. जब हम इनपुट 2 लेते हैं phi 2, देन ऑल्सो वी गेट 1. जब हमने phi 3 निकाला तो phi 3 के केस में हमें 2 मिलता है. जब हम phi 4 निकालते हैं, सो phi 4 के लिए हमें वैल्यू कितनी मिलती है? इट इज phi 4 के लिए हमें 2 मिलती है. phi 4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगी. phi 5 निकालेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगी. phi 6 अगर मैं निकालता हूँ तो phi 6 की वैल्यू हमारे पास अगेन 2 आ जाती है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी ऑड वैल्यूज हैं आफ्टर 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं, तो इन पर तो कभी मैपिंग आएगी ही नहीं. यहाँ पर हमारे पास phi n इज इक्वल्स टू 3 कभी पॉसिबल होगा ही नहीं. इसका मतलब कि डेफिनेटली इट इज नॉट ऑन टू. एंड अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 1 1 की कंडीशन क्या होती है. 1 1 की कंडीशन ये कहती है कि अगर मैं कोई डिफरेंट
इनपुट्स लूँ लाइक x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो फाइव ऑफ x1 भी हमारे पास नॉट इक्वल आना चाहिए फाइव ऑफ x2 के। तो अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज कोई दो इनपुट्स अलग अलग लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 1 लिया और 2 लिया, बट यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि 5 of 1 और 5 of 2 तो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 1। So from this example, it is clear that phi n is not 1 on and not on 2. So इसका हम लोग यूज एक्चुअली इस तरह से करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट सपोज कि अगर मैं कहता हूँ कि आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन टू यू दैट phi n is equals to लेट सपोज 8. 8 is even, so it is possible, and here n is greater than 2. So what is the value of n? n की क्या वैल्यू होगी? तो बिकॉज हमें मालूम है कि phi is not bisective. Bisective means it is not 1 1 and on 2. इसका मतलब ही होता है इट इज नॉट 1 1 एंड ऑन 2। अगर मैं ऑन 2 और 1 1 को साथ में देखूं तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। सो बिकॉज इट इज नॉट बाइजेक्टिव, दैट्स व्हाई phi inverse not exist, and hence phi n is equals to 8 will not implies n is equals to phi inverse of it, because phi n तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हम कभी भी फाई इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास फाई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इट इज नॉट बाइसेक्टिव। तो इसका यूज हम इस तरह से भी क्वेश्चंस को डिस्कार्ड करने में कर सकते हैं। ओके, सो नाउ राइट ऑन द फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें लिखिए बेसिकली इफ n is greater than 1, then the sum of positive integers, the sum of positive integers less than n, sum of positive integers less than n and relatively prime to n is half times n phi n. Basically, it is a result कि अगर हमसे कहा जाए कि if n is greater than 1 and sum of positive integers less than n and relatively prime to n is की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 5 टाइम्स n phi n होती है। तो इसके ऊपर हमारे पास CSI नेट में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि मैं आप लोगों को कराऊंगा। सो राइट डाउन सम क्वेश्चंस। अच्छा, CSI नेट के क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराना चाहता हूँ ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बेसिक क्वेश्चंस। इसमें लिखिए जैसे कि मैंने ऊपर क्वेश्चंस दिया था कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 542, 100, 1000, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इनके प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं सॉल्व करता हूँ सबसे पहले 42। सो 542 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज कि हमने 542 को लिख दिया, इट इज 5 ऑफ, तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं? सो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, एंड अगर मैं यहाँ देखूँ तो GCD ऑफ 7 एंड 6 हमारे पास 1 होती है। सो वी कैन राइट हियर 5 of 7 multiplied by 5 6, and 5 7 is a prime number, so 7 power 1, so I can write 7 power 1 minus 7 power 0 by property number 1, and 5 6 की वैल्यू हमने ऊपर से निकाली थी, it is 2, so it is 7 power 1 minus 1 multiplied by 2, so 7 minus 1 6 multiplied by 2, so it is 12। देखिए इतने इजीली हमने प्रॉपर्टीज की हेल्प से 542 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर अगर मैं बात करता हूँ लेट्स सपोज 500 की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सो बेसिकली पॉज द वीडियो और आप लोग एक बार खुद से इसको करने का ट्राई कीजिए। ओके, अब मैं बताता हूँ। देखिए 500, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 ऑफ 10 की पावर 2, बट 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, डेफिनेटली 10 is not a prime number, that's why we can write down here it is 2 into 5,
10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ और इसके ऊपर पावर 2 लगा दिया। तो अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे GCD ऑफ 2 पावर 5, सॉरी इट इज 2 पावर 2, सो GCD ऑफ 2 पावर 2 एंड 5 पावर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज 1. So that's why we can write down 5 of 2 power 2 into 5 of 5 power 2. So it is basically 2 is a prime number and 5 is a prime number. So I can write 2 power 2 minus 2 power 1 into 5 power 2 minus 5 power 1. So it is 4 minus 2 multiplied by 25 minus 5. So hence we get 2 multiplied by 20, which means 40 is our answer. So 500 की वैल्यू हमारे पास 40 आ जाती है. तो अब थर्ड क्वेश्चन को जो कि है हमारे पास 5000, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ. सो इट इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो नाउ वी विल डू द CSIR नेट क्वेश्चंस. CSIR net PYQs which are based on the Eilers phi function. Okay, so write down the first question जो कि हमारे पास 2014 में पूछा गया था. इसमें लिखिए इट इज 2014 क्वेश्चन जो कि नेट में आया है. सो द क्वेश्चन इज द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n and relatively prime to n is 240 times n, then phi of n is equals to question mark. तो हमें phi n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेट्स सपोज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 120, देन 240, देन 480 एंड 500, ये हमारे पास गिवन है. सो लेट्स ट्राई बाय योरसेल्फ, देन आई विल डू. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ. सी हमारे पास क्या गिवन है, हमें कह रहा है कि द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n इज दिस. और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है कि सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n का फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स n phi n, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 240 टाइम्स n. यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इट बिकम्स phi ऑफ n इक्वल्स टू 240 multiplied by 2 which is 480. So phi n की वैल्यू हमारे पास 480 आ जाती है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, सो राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें लिखिए द सेकंड क्वेश्चन. ये हमसे पूछा जा रहा है कि i इज इक्वल्स टू 1 to phi n, ai इज इक्वल्स टू 4n एंड जो हमारे पास ai's हैं यह इक्वल ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल लेस देन n है with GCD of ai comma n is equals to 1. Then we have to find the value of n. हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी. ऑप्शंस आर 10, 15, 20 and none. ओके, सो सबसे पहले आप इसको वीडियो पॉज करके खुद से करिए एंड देन सी द सॉल्यूशन. ओके, तो अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ. देखिए, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to phi n ai इज इक्वल्स टू 4n. एंड इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमें एक कंडीशन और गिवन है कि जो ai's हैं वो 1 से n के बीच में होंगे एंड उनकी GCD ai कॉमा n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी. और हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ा था कि सम ऑफ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, समेशन यानी कि सम हो रहा है. सो सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, ये ai's हमेशा 1 और n के बीच में है यानी कि ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. सो सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n with basically relatively prime. So what is the meaning of relatively prime? हमने relative prime की डेफिनेशन देखी थी. So ऐसे दो नंबर्स
रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं जिनकी जीसीडी हमारे पास 1 आती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ए आई और एन हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ कि समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 5n ए आई इज इक्वल्स टू 4n अगर हमारे पास गिवन है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी विद द प्रॉपर्टी दैट इट इज हाफ टाइम्स n 5n। बिकॉज अगर मैं देखूं सो इट इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n विथ रिलेटिवली प्राइम। तो हमारे पास सम की वैल्यू हाफ n पाई n होती एंड इट इज गिवन टू मी 4n। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 5n की वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली इट इज 8, 4 इंटू 2। तो 5n की वैल्यू हमारे पास आ गई। बट हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑप्शंस में हमें ऑप्शन नंबर ए गिवन है। सी ऑप्शन नंबर ए इज 10। तो क्या अगर मैं ए के लिए चेक करता हूँ, सपोज 5 10 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या मुझे 8 मिलेगा? लेट्स सी। 5 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 2 टाइम्स 5 5 एंड 5 2 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, 5 5 की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाती है। सो इट इज 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 8, यानी कि ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन चेक करते हैं। अगर मैंने n की वैल्यू 15 ली, यानी कि 5 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 5 and 3 and 5 are basically relatively prime. The GCD of 3 and 5 is 1. So it is 5 3 means 2 and 5 5 means 4. Yes, it is 8. So option number B is true. Let's check option number C. Option number C में हमें given था 520. So 520 can be written as 5 2 times 10 and basically the GCD here is not 1. So again prime factorize of 10. So prime factorization of 10 becomes 2 into 5. So it can be written as the phi of 2 square multiplied by 5 and the GCD of these two is 1. So I can write phi of 2 square multiplied by 5 5. So it is 2 power 2 minus 1, not 1, it is basically phi 2 power 2 minus 2 power 1 and multiplied by 5 5 is basically 4. So it is 4 minus 2, it is 2 multiplied by 4, again it is 8, यानी कि option number C is also true. So option number B and C are correct here. See, these are the very important questions and A is not correct, D is not correct. So in this way we can find all these values with the help of these properties. So अब मैं आपको यहाँ पे एक important फैक्ट बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फाई एन की एक खासियत होती है, नोट। अगर मैंने कहा कि फाई ऑफ एन की वैल्यू मैंने निकाली और लेट सपोज ये हमारे पास 2 आ जाए, अगर फाई एन मैंने निकाला और ये हमारे पास 2 आ रहा है, तो मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने 5 6 निकाला और 5 6 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास 1 and 5 are relatively, you can say they are relatively prime और को प्राइम ऑफ 6, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फाई एन की जो भी वैल्यू आती है हमें सिर्फ उतने ही को प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं अपने नंबर 6 के। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 ऑफ 4 निकालते हैं, तो 5 4 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, बेसिकली इट इज 1 2 and 3। सो 5 4 की वैल्यू हमारे पास 1 and 3 आएगी, विच मीन्स इट इज 2। तो अगर मैं 5 4 के लिए देखूं, विच मीन्स कि 4 के लिए हमारे पास केवल और केवल 2 प्राइम फैक्टर्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट हमें मिलेगा बेसिकली 1 एंड सेकेंड हमें मिलेगा 3। ओके, थैंक यू।